जय हिंद दोस्तों, न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट। और डिस्कशन से पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और आज जो FST हुआ उसका डिस्कशन होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनिट डायमेंशन का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाई ए इक्वल टू 2p की पावर 5q स्क्वायर r इंटू एस का पावर 1/2। हमको निकालना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज अनसर्टेन, यानी परसेंटेज एरर निकालना है ए में कितना होगा। तो परसेंटेज एरर इन ए निकालना है, तो आप देख लो क्वेश्चन और इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं। पहले इक्वेशन में देखेंगे तो परसेंटेज ए का हम लोग इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, परसेंटेज ए इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 हटा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दिया जाता है, पावर को आगे लिखते हैं p इंटू परसेंटेज एरर इन p प्लस 2 परसेंटेज एरर इन q प्लस परसेंटेज एरर इन r प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन s। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जो वैल्यू आएगी p में परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है, p में 1% है तो 5 इंटू 1 प्लस 2, q में परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस r में परसेंटेज हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे 1/2। s में परसेंटेज दे रखा है 4, तो ये वैल्यू कट जाएगी 4, यहाँ से 2 आ गया, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 ये आ जाएगा 14%। तो 14% का यहाँ पर एरर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी यूनिट क्या होगी? तो आपको मालूम है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमारा म्यू इंटू एन के बराबर होता है, जहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू बराबर हो गया FR/N। और एन का अगर हम लोग देखें तो FR भी यहाँ पर न्यूटन में होगा, इसका भी यूनिट न्यूटन, दोनों ऊपर फोर्स हैं, तो यूनिट जो है यूनिट लेस हो जाएगा, नो यूनिट होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, ना तो इसका यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंस्टेंटेनियस एक्सेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट तो करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, कैसे होगा? जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है और वो जो है कांस्टेंट एक्सेशन से चल रहा हो, नहीं कांस्टेंट, हाँ मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेशन से चल रहा हो और इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी 0 है, तो t टाइम पे उसका जो एक्सेशन आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेशन, तो वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगा। ये बिल्कुल बात सही है। अगला देखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पोजीशन टाइम ग्राफ एट पोजीशन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेशन। पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो यहाँ पर स्लोप होगा, उन्होंने बोला है कि इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेशन देंगे, एक्सेशन बोलेंगे, तो ये गलत है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो वेलोसिटी कहलाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू द सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोला जा रहा है इक्वल टू सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन यानी d2x/dt², इसको हम लोग एक्सेशन बोलते हैं। इसको उन्होंने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये गलत हो गया, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेशन कहलाता। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेशन का ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब पहला ही सही है, बाकी सब गलत हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। करंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्वेश्चन में करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव इन, ये नेगेटिव इन, ये पॉजिटिव इन, ये नेगेटिव इन। जब ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इन है, नेगेटिव इन हाई पोटेंशियल पे है,
निगेटिव इन हाई पोटेंशियल पे है और पॉजिटिव इन लो पोटेंशियल पे है। तो ये रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं जाएगी, तो करंट यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द पैरेलल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलो अगर हम लोग ये डायरेक्शन बना लें, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। क्वेश्चन में दो ट्रेन है, ये ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 54। तो ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इसको हम लोगों ने VA बोला, और ये हमारी वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर। बी मूव्स साउथ विद स्पीड, जो बी है वो साउथ की तरफ जा रही और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ये है बी की स्पीड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। फार्मूला लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। चलो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमें क्वेश्चन में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, और ये वैल्यू 90 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जा रहा है, इस डायरेक्शन को निगेटिव माना जा रहा है, तो ये निगेटिव में आएगा। माइनस लगाएंगे, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 18 यहाँ पर 5/18 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो प्लस 25 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए सभी लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन नॉट बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वेक्टर। यह स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है कैन नॉट बी लेस देन, क्या ये दोनों जो इंडिविजुअल वेक्टर हैं उनके वैल्यू से वो कम होगा? कैन नॉट क्या नहीं हो सकता? तो मान लेते हैं जैसे एक वेक्टर मान लेते हैं 5 है और एक वेक्टर 4 है ना। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग बनाएं, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लिखें तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमारा जो आएगा वो 1 से लेके कितना तक आएगा, 9 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो रिजल्टेंट जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है इंडिविजुअल वैल्यू से। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेस देन क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी लेस देन, तो रिजल्टेंट 1 भी हो सकता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये फॉल्स है, फॉल्स है। दूसरा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज फाउंड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल सही। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज अ ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स, थर्ड ऑप्शन जाएगा। असर्शन नहीं, असर्शन गलत है। असर्शन इज अ फॉल्स, रीजन इज ट्रू, फोर्थ होगा। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल रेंज का स्क्वायर इज 48, रेंज स्क्वायर इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, एच स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अगर रेंज और हाइट में रिलेशन है तो है tan थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 4h/r, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो r का वैल्यू लिख सकते हैं इस फार्मूले में। r बराबर क्या आ जाएगा, √48 इंटू h। 40h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे यहाँ पर। तो r की जगह √48 लिख दें, 4h/r की जगह √48 लिखेंगे इंटू h, h से h कट गया, √48 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4√3, √48 को लिख सकते हैं 4√3, 4 से 4 कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री।
थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 4 मीटर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड, एक्सेशन ऑफ द व्हील, तो एक्सेशन यहाँ पर सेंटीमीटर लग रहा है, वी स्क्वायर बाई आर होता है या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दे रखा है 4, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ गया 4, 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, और एफ जो है यहाँ पर दे रखा है कितना 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1 रिवोल्यूशन अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई ऐसे रहने देंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर बचेगा तो 4 इंटू पाई स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 किलोग्राम राइज विद ए वर्टिकल एक्सेशन ऑफ, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, ये मान लेते हैं इसका, ये मान लो हेलीकॉप्टर दे रखा है और इसका मास दे रखा है 1000 और इसके अंदर जो पैसेंजर है वो है 1300, तो टोटल मास हो गया 2300 किलोग्राम। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें जो नीचे फोर्स लगेगा वो mg के बराबर लगेगा। एक्सेशन ऊपर लग रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे फोर्स लगेगा 2300 इंटू जी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा। क्वेश्चन में बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का फोर्स कितना लगेगा, ये ऊपर का फोर्स n हो गया, तो सराउंडिंग का फोर्स जो लगेगा वो n के बराबर होगा। तो यहाँ पर चूंकि एक्सेशन ऊपर की ओर है तो n का वैल्यू क्या लिखोगे, ये फोर्स टोटल आ गया 2300 इंटू ये वाला एक्सेशन किधर आ जाएगा ma, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं g प्लस ए, तो टोटल मास हो गया इधर और स्यूडो फोर्स के कारण ये जो फोर्स है ये नीचे आ जाएगा, तो g प्लस ए नीचे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 2300, g का वैल्यू 10 और a का वैल्यू क्वेश्चन में है 15, तो ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2300 इंटू 225, तो वैल्यू जो आएगा वो हमारा लगभग 5.75 इंटू 10 की पावर 4 और किधर जाएगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर यहाँ पर लग जाएगा, तो आंसर इसका जो आ रहा है वो हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस पे कैपिटल M मास है नीचे, ऊपर जो है इसके ऊपर स्मॉल m मास है, फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेशन विद विच ब्लॉक M मे नॉट मूव, मे मूव सो दैट M आल्सो मूव आल्सो अलॉन्ग विद इट, ये दोनों साथ साथ चलें तो एक्सेशन का वैल्यू क्या हो, तो अगर एक्सेशन का वैल्यू हमको साथ साथ चलेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ देखो ये अगर साथ साथ चलेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यही आगे लगेगा और ये ma के बराबर होना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स ma के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एम जी बराबर m इंटू ए, m से m कैंसिल हो गया, यानी एक्सेशन का वैल्यू क्या हो, म्यू जी के अगर बराबर होगा, एक्सेशन का वैल्यू अगर म्यू जी के बराबर होगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर एक्सेशन का वैल्यू म्यू जी से ज़्यादा होगा तो दोनों अलग अलग चलेंगे। तो अगर एक्सेशन का वैल्यू म्यू जी के बराबर होगा या इससे कम होगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो दोनों अलग अलग चलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11, ए शॉर्ट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रो द शॉर्ट पुट ऑफ मास 10 किलोग्राम विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर एट 45। चलो तो यहाँ से मान लेते हैं ये एक हाइट है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से एक शॉर्ट पुट को फेंकना है, शॉर्ट पुट फेंकना है 10 किलोग्राम का है, डायरेक्शन दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 45, 1 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, और ये जो हाइट है 1.5 है। क्वेश्चन में पूछा गया जब ये ग्राउंड पे गिरेगा, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये फाइनल हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाफ, मास है क्वेश्चन में 10, वेलोसिटी है 1, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास है 10, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 1.5। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ग्राउंड को हम लोगों ने रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। दोनों वैल्यू को आपस में बराबर करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, और 10 × 10 100, और ये हो गया अगर हम उसको करेंगे 15, 150 + 5 155। तो 155 यहाँ पर जूल इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ऑप्शन नंबर 3। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। यहाँ से फेंका जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे गिरेगा उस जगह पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हमने नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, केवल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगी और उसी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द डायग्राम शो वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक क्वेश्चन में ध्यान देना है। यहाँ पर एयर में पूछा गया है मैकेनिकल एनर्जी एयर में। अगर एयर ना होता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती, लेकिन चूंकि एयर में पूछा है तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं होगी। क्यों? ये एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस लगने से यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, अगर आपने इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन, यानी क्वेश्चन हमारा डैम्प ऑसिलेशन का है। और डैम्प ऑसिलेशन में एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, मैकेनिकल एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो इसके लिए आप देखेंगे कैमरा बंद हो गया। लुक आ गया, चलो हो गया होगा। चलो रिकॉर्ड हो गया। ये निकाल देता है, बैटरी इसकी डाउन रहती है, इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो तगड़ा ले एक ही बार हुआ है ना? हाँ, पहले कई बार होगा का, नहीं मतलब अभी नहीं हुआ, पहली बार है। और क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है, 12वें में हुआ है। हाँ 12 वाला टिक फिर से कर दीजिए। यही 12 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द डायग्राम शो इन द फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर। एयर में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? तो आपको मालूम है ये एयर के लिए पूछा गया है, इसका मतलब ये हमारा डैम्प ऑसिलेशन हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन। और आपको मालूम है डैम्प ऑसिलेशन में यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है और मैकेनिकल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। चलो अगर मैकेनिकल एनर्जी को ई लिखें तो इसका इक्वेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस का बी टी बाई एम। ये हमारा एक्सपोनेंशियली इक्वेशन आता है। और चूंकि एयर में पूछा गया है तो इसका मतलब ये डैम्प ऑसिलेशन के लिए पूछा गया है, तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज में हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा पहला लगेगा।
ऑप्शन पहला लगेगा, ठीक है ना। अगर एम्पलीट्यूड पूछता, ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर एम्पलीट्यूड पूछता तो आंसर हमारा ये वाला लग जाता, एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर डिक्रीज होता, तो इस टाइप में एम्पलीट्यूड होता। तो ऑप्शन हमारा मैकेनिकल एनर्जी पूछा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, पहला आंसर होगा। इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द वाटर इज फ्लोइंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर इन अ रिवर विच इज 100 मीटर वाइड एंड 5 मीटर डीप। मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालना है। चलो पावर जो होता है वो एनर्जी पर सेकेंड होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। चलो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी हाफ mv² होता है। अगर हम लोग रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालें, एनर्जी का रेट निकालें, तो वही ये आ जाएगा पावर। तो k/t को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। तो काइनेटिक एनर्जी में तो t से डिवाइड कर दें तो पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड करेंगे, फार्मूला बना पावर बराबर 1/2। देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन में L/L कर दें, लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मास को हम लोग लिखेंगे पहले से। देखो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू v² अपॉन t, ठीक। लेंथ अपॉन टाइम, ये वाली वैल्यू लेंथ अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1/2 एरिया इंटू रो इंटू वेलोसिटी का क्यूब, ठीक। 1/2 एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब हो गया। एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1/2 यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, 100 मीटर वाइड है और इसकी चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखी है 5, तो 100 इंटू 5 ये एरिया आ गया। वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होता है, वेलोसिटी क्वेश्चन में 2 दिया है और 2⁻³ करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा 20, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखो ये 8 आ गया तो 2 से ये कट गया, 4 आ गया, 4 5 जा 20 और 20 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³, ये आ गया 2 इंटू 10⁻6 और ये वाट में आएगा। ऑप्शन में देखते हैं मेगावाट है, तो आंसर हो जाएगा 2 मेगावाट। तो 2 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो यहां से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट हैव आउटपुट इक्वल टू 1। कौन आउटपुट 1 के बराबर देगा। चलो ये गेट हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट है, 1 का ये 0 देगा, एंड का उल्टा, एंड जो है 1 का 1 देता है, तो नैंड इसका उल्टा देगा। ये हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट आर का उल्टा होता है, अगर 0 1 होता आर गेट होता तो आंसर 1 आता, नॉर गेट 0 आएगा। चलो ये गेट हमारा नैंड है, 0 1 का एंड गेट 0 देता, नैंड गेट 1 देगा। ये हमारा, ये तो हम लोग में है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा 0 1 का, सी ऑप्शन आएगा। चौथे नंबर पे दिया है, चौथे नंबर पे सी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चौथे 14 का आंसर ये वाला आएगा सी। इन अ बाइसाइकिल द रेडियस ऑफ रियर व्हील इज ट्वाइस। एक बाइसाइकिल है जिसका रेडियस, पीछे वाला रेडियस है 2r, ट्वाइस द रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील, और यहाँ पर जो आगे वाला पहिया है उसका रेडियस r है, ठीक। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहले इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन ये पहिया है हमारा, क्वेश्चन में बोला गया है BF' एंड BR आर द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है वो हमारा 2 BCM के बराबर आता है, यहाँ पर भी वेलोसिटी 2 BCM के बराबर आता है। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2 BCM की आती है, दोनों की वेलोसिटी डबल होती है, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। आंसर VF बराबर VR हो जाएगा, फ्रंट बराबर रेयर के बराबर होगा। टॉप मोस्ट की वेलोसिटी, अगर यहाँ का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM में रोटेट करेगा, आगे जाएगा, रोलिंग करेगा, तो 2 BCM यहाँ होगा, 2 BCM यहाँ होगा, तो इसकी वेलोसिटी दोनों की बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 16, रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मास रिमेनिंग अनचेंज, मास यहाँ पर अनचेंज है, ड्यूरेशन ऑफ डे,
अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं। I1 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का 2/5 m/r²। एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर, ओमेगा को 2π/t लिखेंगे और t का वैल्यू यहाँ पर अभी बदल देंगे। एंगुलर मोमेंटम 2/5 m, रेडियस यहाँ पर क्या हो गई, आधी हो गई, तो ये वैल्यू r/2 का स्क्वायर हो जाएगा और टाइम पीरियड यहाँ पर 2πt डैश हो जाएगा। 2π से 2π कैंसिल हो गया, 2π ये कट गया तो यहाँ पर r² से r² कट जाएगा तो r² टाइम पीरियड अर्थ का कितना होता है 24, यहाँ पर आ गया r²/4 और t डैश r² से r² कट गया, 4 से 24 कट गया, 6 आ गया। t डैश यानी कि टाइम पीरियड 6 आवर आएगा तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला है क्वेश्चन, वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। वेट बराबर होता है W बराबर mg। g की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगी कहां पर होती है, पोल पे। पोल पे g का वैल्यू मैक्सिमम होगा इसलिए वेट मैक्सिमम होगा पोल पे। अगला क्वेश्चन है 18, ए प्लेनेटरी मोशन द एरियल वेलोसिटी। सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एरिया, केपलर सेकंड लॉ। तो dA/dt जो होता है वो 1/2 r/v के बराबर होता है और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। या इसको अगर हम लोग लिखने चाहें तो ये r और v साइन थीटा, r क्रॉस v होता है तो rv साइन थीटा होता है यहाँ पर, और rv साइन थीटा को v को अगर हम लोग बदल दें तो v बराबर होता r ओमेगा स्क्वायर, तो r² ओमेगा साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 r² ओमेगा साइन थीटा, r² ओमेगा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन डक्टाइल मेटल्स आर यूज टू प्रिपेयर थिन वायर। बिल्कुल सही है, डक्टाइल मेटल का यूज करते हैं पतले पतले तार बनाने के लिए, ठीक। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मेटल द लेंथ बिटवीन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी स्मॉल। डक्टाइल में जो लेंथ होता है वो लार्ज होता है, स्मॉल नहीं होता है, लार्ज होता है। यहाँ पर स्मॉल दिखा है, ये गलत है। अगर स्मॉल होता तो इसको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ब्रिटल के लिए दिया है और डक्टाइल के लिए ये वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो ब्रिटल के लिए है। ब्रिटल जो होता उसके लिए लेंथ बहुत कम होती है और डक्टाइल जो होता है उसके लिए वो जो पॉइंट होता है वो लार्ज होता है, तो लार्ज होना चाहिए था, स्टेटमेंट गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज ए फॉल्स। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर थर्ड होगा। When a sphere is taken to bottom of sea 1 kilometer deep, it contract by 0.01%. The bulk modulus of elasticity. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है माइनस का p अपान फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पर माइनस साइन केवल बताता है कि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होगा। चलो, तो बल्क मॉडुलस निकालना है तो माइनस हटा दो, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो p को हम लोग h rho g लिख सकते हैं। ये अंदर पूछा गया है डीप सी में, तो प्रेशर वहाँ पर हो जाएगा h rho g। डेल्टा v/v को लिखेंगे डेल्टा v 0.01 और परसेंटेज में है तो नीचे 100 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर, तो मीटर में 10 की पावर 3 हो गया। वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। g का वैल्यू 10 या 9.8 अपान ये वैल्यू आ गया 0.01 अपान 100, तो 0.01 अपान 100 ऊपर चला गया तो 100 ऊपर से मल्टीप्लाई, 0.01 भी 100 हो जाएगा तो 1 2 3 4 3 7 3 10, 9.8 इंटू 10 की पावर 10। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा 9.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ ए लिक्विड थ्रू एन ओरिफिस इन द बॉटम। तो अगर यहाँ पर बॉटम में है, यहाँ से अगर इसमें पानी भरा हो तो ये हाइट होता है h। वेलोसिटी इफ्लक्स की जो होती है √2gh के बराबर होता है, ये इफ्लक्स वेलोसिटी होती है। यानी वेलोसिटी जो है g पे h पे डिपेंड करेगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा,
हाइट ऑफ द लिक्विड डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर इसका 4 होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 4। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस चेंजेस विद द मास नंबर, आर बराबर होता है आर नॉट ए का पावर 1/3, जहाँ पर आर नॉट की वैल्यू अगर हम लोग 1.3 पर मिले तो 1.3 इंटू 10 की पावर -15, और ये मास नंबर का पावर 1/3 होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1/3 ऑप्शन है सेकंड में। 23 व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड अगर लिक्विड में होता है इसको बोलते हैं बॉइलिंग, है ना, और लिक्विड अगर गैस में होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो इसका मतलब है सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ, सब्लिमेशन कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। इंटरनल एनर्जी ये हमारा स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही है, वर्क डन बाई द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारा पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन कहलाता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो हमारा स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, आंसर होगा 3rd। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस, तो पॉलीएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 या 6 से ज़्यादा हो सकता है, आंसर होगा 4। तो ये था हमारा 1 से 1 to 25। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और आके यहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे का आपको नीरज सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। सबको गुड इवनिंग। एफएसटी के पेपर बेटा आपने दिया होगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसटी के पेपर को, तो 26 टू ऑनवर्ड हम करेंगे, ठीक है। पेपर आपका हो गया, उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। उसको डिस्कस बेटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो मेरे पास जो क्वेश्चन है जरा देखिएगा। ये कह रहे हैं कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन ए यू ट्यूब इज स्मॉल। बेटा ऑसिलेशन क्या है? स्मॉल है, ठीक है। ऑसिलेशन जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ही बोलो क्या है? कम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की बेटा वैल्यू क्या है? कम है। मान लीजिए ये हमारे पास यूट्यूब है, इसमें लिक्विड बेटा हमने क्या किया है? फिल किया है, ठीक है। इसमें जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, है ना, प्रेस कर को मान लो छोड़ेंगे, तो ये बेटा बोलो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। और यहाँ पे लिखा है ऑसिलेशन बोलो क्या होगा? स्मॉल है, ठीक है। जनरली ये बेटा आपका क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक बोलो क्या होगा? एसएम होगा। क्या होगा? एसएम। और ऑब्वियस सी बात है ये जो एसएम होता है यहाँ पे, ठीक है, ये बेटा यहाँ पे देखिए, तो सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ, जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के फॉर्मूला देखोगे डेंसिटी बेटा नहीं होता, तो टाइम पीरियड जो है डेंसिटी पे डिपेंड क्या है? नहीं करता, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, इट विल बी एसएचएम एंड टाइम पीरियड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बोलो क्या होगा? डेंसिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 देखो क्या कह रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी दिया है ai प्लस डीजे, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है ai प्लस कैपिटल डीजे, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बेटा उस कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल बोलो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उस चार्ज पार्टिकल पे बोलो क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। कितना लगेगी जरा देखते हैं। ये देखो जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू बोलो बेटा क्या है? क्यू वी क्रॉस बोलो क्या है? बी है। यानी हमारा जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बोलो कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट है? बोलो क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेलोसिटी और बोलो क्या? मैग्नेटिक फील्ड का। यार ये बताओ
जरा ऑप्शन देखो तो यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स 0। एक काम कर लेते हैं, अगर फोर्स 0 है तो आपसे बेटा ये कुछ वैल्यू दी गई है कि ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एक बार जरा फोर्स निकाल के 0 करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, तो यहां से जब फोर्स निकालोगे, ध्यान देना, यहां से जरा चार्ज की देखो बेटा, चार्ज आप क्यू मान लीजिए, है ना। वेलोसिटी की वैल्यू दिया है ए आई प्लस बोलो क्या दिया है, डीजे बेटा वेलोसिटी है। क्रॉस कर दो मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल ए आई प्लस कैपिटल डीजे, ये बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यार जब क्रॉस निकालते हो तो क्रॉस बेटा आपको बताया गया होगा, आप या तो मैट्रिक्स से कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट या तो मैट्रिक्स से करिए, या बेटा ऐसे भी आप क्या है कर सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों में टाइम बोलो क्या लगेगा, सेम लगेगा। चलो आ जाओ यहाँ से, तो यहां से एफ इक्वल टू बोलो क्या है, क्यू। ठीक है, आई का आई क्रॉस आई बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई का आई क्रॉस क्या होता है, 0। आई क्रॉस जे बोलो क्या होगा, प्लस के। क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस के होता है। तो यहां से आई क्रॉस जे बोलो क्या होगा, प्लस के, यानी स्मॉल ए कैपिटल डी बोलो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आई से आई 0, आई क्रॉस जे बोलो क्या होगा, प्लस के। राइट, अब जरा इसको लो, जे को लीजिए। जब जे को यहां उठाएंगे, जे क्रॉस आई उल्टा बेटा देखो, जे क्रॉस आई बोलो क्या होगा, माइनस के। तो यहां से जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगा, माइनस के। तो डी इंटू ए क्या हो जाएगा, के। ये बोलो क्या हो जाएगा, माइनस के, और जे का जे बोलो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यार ये बताओ, यहां पे कहा जा रहा है फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां से तुम्हारा क्यू हो गया ए डी के माइनस स्मॉल डी ए बोलो क्या है, के कहा जा रहा है। ठीक है, यहां से ये क्यू भी तुम्हारा आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बेटा। यहां पे ये चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो मिला जुला करके ए कैपिटल डी के इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, डी ए बोलो क्या हो जाएगा, के। ये के से के क्या हो गया, कैंसिल। स्मॉल ए कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल डी बोलो क्या है, ए। बोलो कौन सा यहाँ पे ना ऑप्शन, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, यहां से ए डी, स्मॉल ए डी इक्वल टू स्मॉल डी ए। तो तुम्हारा आंसर बोलो क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फोर्स की वैल्यू क्या कर लो, 0 कर लो, उसके बाद से आपका आंसर फर्स्ट क्या है, मैच कर जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो आर्गन पाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है देखो, टू क्लोज आर्गन पाइप when sounded simultaneously give क्या है, 4 beats क्या है per second। if longer pipe has a length of 1 meter then length of बोलो क्या पूछा है, शॉर्टर पाइप का बेटा क्या पूछा है, लेंथ। यार ये बताओ, पहली बात तो ये क्लोज्ड है कि ओपन है, क्लोज्ड आर्गन पाइप। अगर बेटा आपको याद हो तो क्लोज्ड आर्गन पाइप का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, V अपान क्या होता है, 4L होता है। V अपान क्या होता है, 4L होता है फ्रीक्वेंसी का। यार ये बताओ, यहाँ पे मेरे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू बोलो कितना है, 300 है। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 4 इंटू लेंथ बोलो बेटा कितना है, लेंथ 1 मीटर है। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी बोलो क्या आएगी, दिस विल बी 75 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बेटा बोलो क्या है, 75 हर्ट्ज है। अब यार ये बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि, है ना, इफ लॉन्गर पाइप की लेंथ 1 मीटर है और यहां से जो शॉर्टर पाइप है उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो इस लॉन्गर पाइप वाले आर्गन पाइप से बोलो क्या है, 4 बिट्स दे रहा है। यह सिंपल सी बात है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज है और आपको 4 बिट्स मिल रहा है तो 4 बिट तो 75 प्लस 4 बोलो क्या होगा, या तो 79 हर्ट्ज होगा। भाई बिट्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो या तो 4 बिट्स और 4 फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, ज्यादा कर दो, या बेटा 4 फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, कम कर दो। तो 75 में से 4 गया तो बोलो क्या आएगा, 71 आएगा। अब यार दिक्कत हमारे साथ ये है कि जो छोटी आर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो बेटा 79 होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी या तो बोलो क्या है 79 है, या बोलो क्या है 71 है। इन दोनों में से हमें क्लियर करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है। एक काम करते हैं, हाँ जरा ये बताओ, अगर यहाँ पे लेंथ की वैल्यू बेटा कम होगी, अगर मैं सिंपल आपसे बात पूछूं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बेटा वेलोसिटी अपान बोलो क्या है 4L, है ना, लेंथ की वैल्यू लेस होगी
तो फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। यार आप शार्टर पाइप की लेंथ निकाल रहे हो, इसका मतलब शार्टर पाइप की बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि उसका लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब ये बताओ 79 और 71 में कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 79 वाली फ्रीक्वेंसी बेटा ज्यादा है। तो जो शार्टर आर्गन पाइप है पक्का उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 79 होगी। या जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आसानी के साथ स्मॉलर आर्गन पाइप का तुम क्या कर सकते हो, लेंथ बेटा क्या है निकाल सकते हो। तो लेंथ निकालना कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रखिए V अपान बोलो क्या रखो 4L। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा क्या है 79 है, वेलोसिटी बोलो क्या है 300, 4 इंटू क्या निकाल लो L डैश निकालो, यहां से लेंथ निकाल लो। L डैश की वैल्यू यहां से 300 अपान 79 इंटू 4 बोलो कितना आएगा 300 अपान ये 36 हो गया और 28 और 3 बोलो क्या हो गया, यहां से 31 बोलो क्या हो गया 6 हो गया, है ना। ये बोलो तुम्हारा किस में होगा, ये बेटा तुम्हारी बोलो क्या हो गई, लेंथ हो गई, किसका, स्मॉलर आर्गन क्या पाइप का क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से ठीक है, अच्छा ये बताओ ये जो लेंथ हमारे पास आई, ठीक है, ये जो स्मॉलर आर्गन पाइप है उसकी बोलो क्या होगी, लेंथ होगी। लेंथ किस में होगी, मीटर में। तो यार 300 को अगर मैं 316 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे दशमलव ले लो तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 बार जाएगा, 9 54 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से 9 का तुम्हारा 54 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 हो गया, ठीक है। 27 से क्या हो गया 28, ये 6, 9 में से 4 गया बेटा आपका क्या हो गया 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, एक डेसिमल और ले लो, ठीक है। तो 5 बार 4 बार चलो ले लो, दिस विल बी। तो यहां से यह बताओ एल डैश की वैल्यू क्या आ गई 0.94 बेटा क्या है मीटर, 0.94 बोलो क्या होगा मीटर। यार ऑप्शन तुम्हारा दिया है सेंटीमीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्सीमेट 94 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ स्मॉलर आर्गन पाइप, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा आंसर बोलो क्या हो जाएगा, सेकंड बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है 2 चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब प्लस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द टू। यार ये बताओ यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब है और यहाँ पर बोलो बेटा क्या है प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब है। इनके बीच का जरा बताओ सेपरेशन कितना है, इसके बीच का सेपरेशन 20 cm है। तुम्हें बेटा फील्ड बोलो कहां चाहिए, तुम्हें नेट फील्ड चाहिए एट मिड पॉइंट। जरा बताओ 20 का मिड पॉइंट बोलो क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 10 cm, ये भी क्या होगा 10 cm। जरा ये बताओ दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या देता है, अवे देता है, अपने से अवे कहीं भी उसको फील्ड देना है तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड बोलो क्या देगा, अवे देगा। एक काम करते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यार ए वाला फील्ड बोलो क्या होगा, ई ऐसे देगा, ए वाला फील्ड क्या देगा, अवे देगा। और बी वाला फील्ड ये पॉजिटिव है तो ये भी बोलो क्या देगा, अवे देगा। बी वाला फील्ड क्या देगा, अवे देगा। अब सिंपल सी बात है, दोनों की डिस्टेंस बोलो क्या है, सेम है। इसका चार्ज बेटा क्या है, ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो बी वाली फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। ए वाली फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो नेट फील्ड एलॉन्ग बोलो क्या होगा, प्लस 5 माइक्रो क्या होगा, कूलम्ब होगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यार ये बताओ जब इसकी फील्ड निकालेंगे तो 1/4 क्यू बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। ये वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर बेटा 9 हो गया, 5 इंटू 10 टू पावर -6। डिस्टेंस तुम्हारा हो गया कितना 0.1 मीटर, ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 0.1 मीटर। तो बेटा 0.1 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो यहां से कुछ नहीं आएगा, आपको 45 मिल गया। ध्यान देना 9 और 6 10 टू पावर बोलो क्या हो गया 3, और यहाँ पे 0.01, तो जरा बताओ कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या हो जाएगा 5। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 4 ले लो तो 45 हो गया, 10 टू पावर 3 110 टू पावर क्या हो, यानी ये जो प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब है ये इतना फील्ड बोलो क्या देगा, अवे देगा। क्या देगा, अवे देगा।
यार इससे भी निकाल लो, ठीक है। इससे निकालोगे तो कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की वैल्यू है ना, यहाँ तो वैल्यू पुट करो, क्यू अपान क्या हो गया आर स्क्वायर, ये 9 इंटू 10 टू पावर बेटा 9 हो गया, चार्ज की वैल्यू 10 इंटू 10 टू पावर -10, डिस्टेंस बोलो वहीं पे कितना 0.1 मीटर का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो फिर से वही काम यहाँ से तुम्हारा 90 हो जाएगा 10 टू पावर 3 और ऊपर बेटा ये तुम्हारा क्या देगा 100 देगा, तो 90 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या होगा 45 न्यूटन क्या होगा पर कूलम। यार सीधी सी बात है, यहां पे बेटा जो ए वाला चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो दे रहा है ना बेटा, इसकी वैल्यू है 45 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बी वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा उसकी वैल्यू बोलो कितना है, ऑब्वियस सी बात है चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस से में तो वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, 90 इंटू 10 टू पावर 5। तो यहां पे जब ई नेट निकालोगे ना बेटा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 90 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस 45 इंटू 10 टू 5, तो यहां से 45 इंटू 10 टू पावर 5 बोलो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। डेसिमल लगाओगे तो 10 टू पावर क्या हो गया 6, अगर इसको 4.5 करोगे तो 10 टू पावर क्या होगा 6। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर मिड पॉइंट बिटवीन 10 माइक्रोकूलम एंड 5 को बोलो क्या होगा 4.5 इंटू 10 टू पावर 6। बेटा ये ज्यादा है, अवे अवे ये भी अवे, ये ज्यादा है तो नेट फील्ड क्या होगा अवे फ्रॉम दिस, तो नेट फील्ड टुवर्ड्स बोलो क्या होगा +5 माइक्रो क्या होगा कूलम होगा। तो आंसर बोलो क्या है दिस टुवर्ड्स क्या है +5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जरा 30 की बात कर लेते हैं। यार ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई साहब ये कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है 0, बिल्कुल सही। यार किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है 0, कुछ भी ले लो, मुझसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज दो, चलो यहाँ प्लस, यार यही कंडक्टर है, या तो उस पर अगर चार्ज होगा तो नेट क्या होगा पॉजिटिव होगा या तो नेट क्या होगा निगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुम्हारे पास बोलो क्या है कंडक्टर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ निगेटिव चार्ज हो। नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे ये सिचुएशन पॉसिबल है, कंडक्टिंग बॉडी पे या तो नेट चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा या तो नेट चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा या तो नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो या तो बॉडी को पूरा पॉजिटिव कर दो या पूरा निगेटिव कर दो। अब मान लो ये कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टिंग बॉडी है, हमको जस्टिफाई करना है कि अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। एक काम करते हैं, फील्ड यार है क्या, फील्ड इज नथिंग बट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बेटा क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0। जरा ये बताओ यहां पर यार पॉजिटिव चार्ज आपने पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं अवे अवे अवे, यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। या देखो यहां भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी अवे, तो देख लो ये दोनों क्या होंगी कैंसिल होंगी, तो नेट फील्ड क्या होगा 0। इसका देख लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती है तो बाहर भी जाएंगी अंदर भी आएंगी, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस ऐसे। इसका देखो ये फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, तो यार फील्ड लाइंस ये दोनों दूसरे को क्या कर रही है कैंसिल। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेगी तो पक्का दूसरे से क्या होगी कैंसिल होगी, तो अंदर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पाई जाती है। इसलिए बेटा हमेशा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा 0, बिल्कुल सही आंसर है। असर्शन बोलो क्या है ट्रू है। जरा रीजन देखते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए। यार ये बताओ अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बेटा बराबर होगा तो नेट चार्ज क्या होगा 0, और नेट चार्ज 0 तो बॉडी क्या होगी न्यूट्रल होगी, बॉडी कभी बेटा चार्ज नहीं हो सकती। तो रीजन तुम्हारा क्या है फॉल्स है, असर्शन बेटा क्या है ट्रू है और रीजन क्या है फॉल्स है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना are 10 centimeter apart and have area
equal to 2 meter square. If the charge on each plate is this, the electric field at a point. यार ये बताओ, यहाँ पे मान लो ये पैरेलल प्लेट तुम्हारा क्या है, कैपेसिटर है, ये मान लो बेटा कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर बोलो क्या है, चार्ज है, बोलो क्या है, प्लस सिग्मा, इस पर बोलो क्या होगा, माइनस सिग्मा। चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज बोलो क्या है, डेंसिटी है। यार ये बताओ, अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो इस पॉजिटिव प्लेट के वजह से फील्ड बोलो क्या होगी, अवे होती है, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा क्या है, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगा, अवे कितना देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव को ऐसे क्या होगा, टुवर्ड्स। तो बेटा यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इन साइड किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, राइट। पहली बात तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच निकालो, किनारे निकालो, इधर निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, होगी, कहीं भी निकाल लो क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट जीरो होगा, ठीक है। एक ऑप्शन जरा देखो यहाँ पे, आउटसाइड द प्लेट विल बी, पहली बात तो बिटवीन द प्लेट बेटा जीरो नहीं होगी, ये गलत है। बिटवीन द प्लेट अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिलेगा। हाँ ये बात जरूर है, इनके बीच कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। आइए बात करते यार, ये ऑप्शन देखो सेकंड जरा, आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, जरा निकालते हैं। ये तो बात यहाँ पे तय हो गई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के प्लेट वाली है ये डिस्टेंस पे डिपेंड बोलो क्या है, नहीं करती, अच्छी बात है। जरा ये बताओ, ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ फील्ड क्या देंगे, अवे देंगे। इसको ए मान लिया जा, इसको बी मान लिया जा, तो पॉजिटिव वाला फील्ड क्या देगा, अवे कितना अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अवे देगा। निगेटिव वाला बेटा क्या देगा, टुवर्ड्स, क्या देगा, टुवर्ड्स। तो इसको बी मान लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यार ए या बी के आउटर साइड में, बाहरी साइड में कहीं भी निकालो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार पॉजिटिव प्लेट है तो फील्ड क्या दिया, अवे, ये निगेटिव है तो फील्ड क्या दिया, टुवर्ड्स, और दोनों फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो अपोजिट है, तो नेट फील्ड बेटा बोलो क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यहां भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, यहां भी क्या होगा, जीरो। हाँ इन बिटवीन आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मिलेगी। तो हमारा आंसर बोलो क्या है, आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा, जीरो। 31st का ऑप्शन बोलो क्या होगा, सेकंड होगा। अब हम बात करते हैं 32, देखो असर्शन कह रहा है गैसेस बिकम कंडक्टिंग ओनली व्हेन देयर प्रेशर इज लोअर, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर को लो करते हैं तो गैस में कंडक्टिव नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। एट लो प्रेशर द डिस्चार्ज करंट इज हाई, ये भी बेटा सही है, प्रेशर कम होने से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यार ये बताओ, रीजन असर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, सही नहीं। असर्शन टू रीजन ट्रू, लेकिन रीजन करेक्टली जो है असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, असर्शन रीजन बेटा दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल, बेटा जंक्शन मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट वाला ला, किसी भी पॉइंट पे करंट का आना इक्वल टू बोलो करंट का क्या है, जाना। यहां मान लो 2 एम्पियर आई, यहां मान लो 3 एम्पियर आई, यहां मान लो 6 एम्पियर आई। यार जितनी करंट आएगी ये कितना होगा, 3 2 5 कितना, 11 एम्पियर। यानी 11 एम्पियर का करंट आई है तो 11 एम्पियर करंट को जाना पड़ेगा। यहां से मान लो 8 एम्पियर करंट जा रही है, तो यहां से कितना एम्पियर करंट जा रही है, 3 एम्पियर। तो सिंपल सा किरचॉफ साहब का जंक्शन रूल ये बताता है किसी भी पॉइंट पे द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट गोइंग, करंट का आना इक्वल टू करंट का जाना। जरा देखो क्या कर रहा है,
सेकंड देखो क्या करा, एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट इंटरिंग एंड लीविंग ऑफ द जंक्शन मस्ट बी। यार पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अगर आना इक्वल टू जाना है तो दोनों को पॉजिटिव कैसे मानेंगे? यार देखो कोई रूल नहीं है कि आने को पॉजिटिव जाने को निगेटिव। हाँ, अगर आने को पॉजिटिव जाने को क्या मानोगे? निगेटिव। इन्होंने कहा दोनों पॉजिटिव, तो बेटा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड देखो, एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट क्या? बिल्कुल सही, लिविंग द जंक्शन, तो आना इक्वल टू जाना। बेटा थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा, इन द सर्किट सोन। बेटा ये सर्किट आपको दिया गया है और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू दिया है, 20 ओम में कितना 1 एम्पियर है। ये सब आपको क्या करना है? चेक करना है। एक काम करते हैं, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो यहां से पहली बात तो ये देखो बेटा, अगर इसको हम करेंगे, यार इस 10 ओम में 5 एम्पियर की करंट जा रही है, जरा ये बताओ इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप बेटा बोलो क्या आता है? V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I की वैल्यू 0.5 है और R की वैल्यू 10 है। ध्यान से, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बोलो क्या आया? 5 वोल्ट। यानी फर्स्ट वाले में पोटेंशियल ड्रॉप बोलो क्या आया? 5 वोल्ट। यार ये बताओ, ये इसके पैरेलल में, जब ये इसके पैरेलल में है तो बेटा इसमें भी पक्का इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर 5 वोल्ट का है तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप पक्का क्या होगा? 5 वोल्ट। और इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 5 वोल्ट, क्योंकि तीनों बोलो किसमें है? पैरेलल में। एक काम करो, ये 10 ओम है, 5 वोल्ट, जरा करंट निकालो। आई इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। V की वैल्यू 5 है, I की वैल्यू 10 है। यहां से करंट, इसमें भी करंट कितनी जाएगी बोलो बेटा? इसमें भी करंट जाएगी 0.5 एम्पियर की करंट इसमें जाएगी। जरा बताओ इसमें कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस डबल हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो रेसिस्टेंस डबल होने से करंट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो तुरंत करना है, तो 0.5 एम्पियर यहां जा रही है, 0.5 एम्पियर यहां जा रही है, इसमें करंट कितना होगा? 0.25 एम्पियर होगा। अब वो निकाल लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आई इक्वल टू बोलो क्या होगा? V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा 5 है, R की वैल्यू 20 है, तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 0.25 बेटा क्या होगा? एम्पियर। 0.25 बोलो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। यार ये बताओ, यानी यहां से कितना करंट? 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर है, और इसमें करंट कितना आया बोलो? 0.25 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना चली है, जरा इसको निकाल लीजिए। तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 प्लस बेटा क्या है? 0.25। तो यहां से टोटल करंट हो गया 1.25 एम्पियर। यानी यहां से 1.25 एम्पियर बेटा करंट बोलो क्या है? चल रही है। और एक बात सुनो, यहां 25 वोल्ट की बैटरी है ना यार, 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, पैरेलल में 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। पैरेलल के पोटेंशियल को बेटा कभी ऐड नहीं करते, सिंपल सा मिला जुला करके ये तीनों में इंडिविजुअल में पूछा जाए तब 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और इक्विवेलेंट पूछा जाए तब भी पैरेलल में उतना ही आएगा। यानी तीनों का मिला दिया जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? 5 वोल्ट है, यहां 25 वोल्ट। जरा ये बताओ इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 25 माइनस 5 बोलो क्या होगा? 20 वोल्ट। यार ये बताओ, कोई रेसिस्टेंस है, इसका तुम्हें करंट कितना इससे बहेगी? जो बैटरी से करंट निकलेगी वही टोटल इससे पास हो जाएगी। तो 1.25 का करंट तुम्हें पता, और तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप पता, क्या कैपिटल आर की वैल्यू नहीं आएगी? तो सिंपल V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू V बाई आई। V की वैल्यू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 20। करंट की वैल्यू बच्चा पार्टी कितना है? 1.25। तो यहां से 00 1 25 का 5, 25 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा यहां से। तो 5 का कितना? 16। तो रेसिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगा? 16 ओम। आंसर बेटा कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जरा गौर फरमाइएगा। देखो बेटा,
यहाँ पे ये भाई साहब बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, और बेटा यहां से तुम्हें करंट दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया। यार ये बताओ ईएमएफ का अगर फॉर्मूला याद हो -L बोलो क्या, di/dt। यार माइनस का मतलब ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जो इसको पैदा किया है उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो न्यूमेरिकल का माइनस से कोई मतलब तो होता नहीं, बस ये लेंजे साहब को क्या कहता है, जस्टिफाई करता है। तो यहां से सिंपली E=L di क्या हो गया dt। यार ये बताओ करंट की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 50 50 50 100, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ करने के लिए ध्यान से जरा देखना टाइम यहाँ पे। यार फ्रीक्वेंसी का टाइम से क्या संबंध है, उल्टा संबंध है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम क्या होगा, कम। तो T= बोलो क्या हो गया, 1/फ्रीक्वेंसी। यहां पे फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है, 500 हर्ट्ज है। तो यार फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो टाइम T बोलो क्या होगा, लेस होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम क्या होगा, लेस। और टाइम जब बेटा लेस होगा तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। रीजन क्या है, आई की वैल्यू पुट करना और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 500, तो टाइम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। टाइम की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, कम से डिवाइड करोगे तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। तो उस केस में हमें मैक्सिमम क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ बोलो क्या होगा, पैदा होगा। तो यहां से आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 तो बोलो क्या है, ऑन ए सिलिंड्रिकल रॉड 2 coils are wound one above the other, what is the coefficient of mutual inductance in the inductance of। यार ये बताओ कोई सिलिंड्रिकल है, ठीक है, इस पर आपने क्या किया है, क्वाइलिंग किया है। इस पर आपने वायर की क्या किया है, बोलो क्वाइलिंग किया है। क्या किया है, क्वाइलिंग किया है। तो के की वैल्यू, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कपलिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेटा आपको फॉर्मूला ये याद होगा, K√L1 L2। यार के की वैल्यू 1 है, L1 की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1, तो यहां से M की वैल्यू अंडर कितना हो गया, 0.01। तो यहां से बच्चा पार्टी अंडर 1/100 क्या हो गया, 1/10। तो m की वैल्यू कितना आ गया, 0.1, क्या होगा 0.1। दिस विल बी 0.1 क्या होगा, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37। ये बताओ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। भैया ट्रांसफार्मर की बात करें, जरा ध्यान देना। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है ना, ये तुम्हारा बेटा क्या है, प्राइमरी कॉइल। ये बोलो तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। डिपेंड करता है स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, उस हिसाब से नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को हम क्या करते हैं, देखते हैं। या सिंपली ये गैप बहुत कम होता है, इन दोनों के बीच क्या होगा, म्यूचुअल। खुद के कॉइल का क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। खुद का क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन। जब दो कॉइल की बात होगी तो हम वहां पे किसकी बात करेंगे, दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां से 34 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। बच्चा पार्टी देखो क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.25 दिया है और रिलेटिव परमिटिविटी बेटा क्या है, 4। ये तो बेटा सिंपल सा फार्मूला यूज करिए और आंसर पाइए। तो V=√μr बेटा वैल्यू पुट करिए और आंसर मिलेगा आपको C। स्पीड ऑफ लाइट बोलो क्या है, 10⁸। म्यू आर की वैल्यू बेटा कितना है, 4 है बच्चा पार्टी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है, 2.25। डाटा पुट आंसर, डाटा पुट आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 2 पॉइंट बेटा क्या आएगा, 25, राइट। यार इसको कर दो तो 3 × 10⁸ बेटा 8 हो गया। कितना होगा नीचे देखो, √9। √9 की वैल्यू क्या थी, देखो कितना बढ़िया आंसर है, 10⁸/3। तो कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 1 × 10⁸ बेटा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां से बच्चा पार्टी आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जरा गौर फरमाइएगा। कह रहे हैं एक कॉनकेव लेंस है ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है।
दोनों सरफेस बेटा रेडियस क्या है, सेम है। एंड आरो ऑन इमर्शन इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस, ये देखो किसी लेंस को, कॉनकेव लेंस को दूसरे मीडियम में डाला गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे बेटा क्या है, ज्यादा है। यार एक बात बताएं, अगर उससे ज्यादा होगा तो नेचर क्या होता है, चेंज होता है। कॉन्वेक्स का क्या होगा, कॉनकेव, और कॉनकेव का क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स होगा। अगर एक ऑप्शन है तो अपना काम हो गया, लेकिन यहां देखो कॉन्वेक्स भैया, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट। सी भी है, डी भी है, मजदूरी बेटा करनी पड़ेगी, जरा ये यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। 1/f म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ध्यान से अब यार यहाँ पे म्यू1 अपान क्या हो जाएगा, म्यू2, तो 1/f, दो मीडियम है, दूसरे मीडियम में डाला गया तो म्यू1 की वैल्यू लेंस का कितना 1.5, जिस मीडियम में डाला गया उससे डिवाइड करो, यहाँ पे क्या होगा 1.75 माइनस 1, बच्चा पार्टी। यार ये बताओ कॉनकेव लेंस है तो R1 की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, R2 की साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। ये R1 की वैल्यू निगेटिव, R2 का साइन बेटा क्या लोगे, पॉजिटिव। जरा ये बताओ यहां से, और दोनों की वैल्यू सेम है, R1 इक्वल टू बेटा R2 है तो 1 अपान माइनस R, 1 अपान बोलो क्या है, प्लस R। बात समझ में आ रही है। तो यहां से 1/f बोलो कितना होगा, 1.5 माइनस 1.75, 1.75, ये देखो ये माइनस 2/r होगा, माइनस 1/r, माइनस 1/r क्या होगा, माइनस 2/r होगा। तो बस अपना काम हो गया। जरा इसको सॉल्व करो बच्चा पार्टी, इसको बेटा जब सॉल्व करोगे 1/f ऊपर बोलो कितना होगा, माइनस 0.25 अपान 1.75 इंटू बोलो माइनस 2/r। ध्यान देना ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बोलो यार 25 से कटाओगे कितनी बार जाएगा, बोलो 7 बार जाएगा क्या, ये देखो 25 का 7 बेटा जाएगा तो 1/f माइनस माइनस बोलो क्या हो गया, प्लस, 2 अपान बोलो क्या आ गया 7r। बच्चा पार्टी यहां से जब f निकालोगे तो क्या होगा 7r/2, बोले तो 3.5 बोलो क्या हो जाएगा, r, राइट। तो यहां से आंसर बोलो क्या होगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब बोलो क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स बोले तो कन्वर्जिंग। f की वैल्यू कितनी होगी 3.54, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, 39 का आंसर बोलो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा 40 की बात करते हैं बच्चा पार्टी। आइए जरा मेलस लॉ को समझते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार एंड जानदार क्वेश्चन आपके लिए। टू पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस पर, ध्यान देखना एक दूसरे के 90 पे रखा गया है, टू ईच अदर। Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polarized P3 is kept in between। दो भैया P1 और P2 के बीच एक तीसरा पोलराइड P3 क्या है, डाला गया है। पूरी कहानी चेंज होने वाली है, गौर फरमाइएगा। such that its axis makes angle of 45 degree with that बोलो क्या है P1। the intensity of transmitted light, या सिंपल सा ये बताओ, मेलस साहब ने क्या कहा था, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। और जब अनपोलराइज लाइट पहली बार पास होती है तो इंटेंसिटी जस्ट बेटा क्या होती है, हाफ होती है, आपको याद ही होगा। तो यहां से इसका मतलब ये है, ये देखो I0 पड़ी तो फर्स्ट बार क्रॉस करने के बाद इसकी वैल्यू बोलो I की वैल्यू, I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। अनपोलराइज फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के बाद, P1 से पास होने के बाद। अब यहां से देखो, यहां पे थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 है, तो ये हो गया I0/2, 1/√2 का बेटा क्या हो गया स्क्वायर, तो I की वैल्यू बच्चा पार्टी I0/4। ये जानते हो क्या, ये जब देखो P1 से जाने के बाद I0/2 हो जाएगा, और बीच में जो डाला P3 से गुजरने के बाद I0/4 हो जाएगा। अब लास्ट में तीसरा जो P2 है, कहां गया P2, ये देखो P2, ये जो P2 है इससे गुजरने के बाद भी
इंटेंसिटी जो है मेलस साहब के लॉ को फॉलो करेगी। तो यहां से जरा गौर फरमाइएगा, यहां से आई cos स्क्वायर बेटा 45 है, तो यहां से ये भाई साहब आई नॉट बाई 4 हो गए। cos स्क्वायर बेटा क्या है 45, तो आई नॉट बाई 4 cos 45 बोलो क्या हो गया 1/√2 का स्क्वायर, तो आई नॉट बाई 4 1/√2 का स्क्वायर बच्चा पार्टी 1/2, तो आई नॉट बाई कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा बोलो, आई नॉट बाई 8 इज योर आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जरा देखिए 41 भाई साहब कह रहे हैं when YDSC Young's double experiment is performed with a source of white light only black and white fringe। यार ये तो गड़बड़ है। असर्शन बेटा क्या है YDSC में व्हाइट, अरे YDSC में लाइट क्या चाहिए मोनोक्रोमैटिक। क्रोमैटिक मीन्स क्या कलर, मोनो मीन्स क्या मोनो, एक कलर का मतलब लैम्डा क्या होगा एक ही होगा, जबकि व्हाइट लाइट के पास क्या होते हैं कई सारे लैम्डा होते हैं। असर्शन बेटा क्या है रंग है। व्हाइट लाइट डज नॉट डिस्पर्स इन डिफरेंट कलर इन केस ऑफ, बेटा ये भी बोलो क्या है रंग है। तो असर्शन बोलो क्या है ट्रू है। असर्शन बेटा बोलो सॉरी असर्शन क्या है रंग है, और रीजन भी बोलो बेटा क्या है रंग है। तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन भी रंग है, रीजन भी रंग है। चलिए वेरी गुड। तो यहां से दोनों गलत है, तो आपका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, दोनों बेटा क्या है फॉल्स है। अब बात करते हैं 42, देखो यार ये बताओ ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एक्सिट बोलो क्या क्या है डिफ्रैक्शन, और बोलो क्या है रिफ्लेक्टिव इफेक्ट। ये ड्यूल नेचर को क्या करते हैं सजेस्ट करते हैं, तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड। यार ये बताओ बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कौन सा एनर्जी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का बेटा क्या कर दो माइनस कर दो। यार कुछ नहीं करना है माइनस, जरा बताओ माइनस 13.6 अपान क्या होता है एन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। यार ये बताओ ग्राउंड स्टेट नहीं है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो बताओ फर्स्ट में क्या होगा एन की वैल्यू क्या लोगे 2 लोगे, एन की वैल्यू बेटा 2 लोगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13.6 2 का स्क्वायर, तो 13.6 अपान क्या हो गया 4 बच्चा पार्टी कितना हो गया दिस विल बी 3 पॉइंट बोलो क्या हो गया 9 हो गया। तो यहां सॉरी 4 का 12 ठीक है 3 पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया। तो यहां से दिस विल बी 3.4 ऑब्वियस सी बात है कौन बोल्ट इलेक्ट्रॉन बोल्ट। तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा 43 का आंसर बोलो बेटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 44 जरा देख लो क्या करें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ बोलो क्या है एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ पॉलीप्रोटिक अंडरलाइन पॉलीप्रोटिक एटॉमिक गैस। यहां से गामा की वैल्यू सीपी अपान सीबी ऑब्वियस सी बात है सीपी सीबी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। यार ये बताओ पूछ क्या रहा है भैया, पूछ रहा है बोलो डिग्री ऑफ क्या है फ्रीडम द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ, यहां से तुमसे क्या पूछ रहा है बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा पूछा जा रहा है। ये बताओ अगर आपको याद हो पॉलीप्रोटिक गैस के लिए यहां पे अगर आपको याद हो सीपी की वैल्यू 4 प्लस एफ इंटू बेटा क्या होता है आर होता है। सीवी की वैल्यू 3 प्लस एफ इंटू क्या होता है आर होता है। जब इनका रेशियो निकालो तो सर जब तुम सीपी अपान सीवी करोगे तो 4 प्लस एफ इंटू आर हो जाएगा 3 प्लस एफ इंटू, जरा कोई बताएगा भैया सीपी अपान सीवी क्या होता है गामा होता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा पार्टी आपको रेशियो दिख रहा है ये क्या होता है गामा, तो गामा इक्वल टू 4 प्लस एफ इंटू आर अपान बेटा 3 प्लस एफ इंटू क्या होगा आर होगा, ठीक। बस अब यहां से इसको सॉल्व कर दिया जाए। जरा क्रॉस आर से आर कट गया यार,
क्रॉस बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई, गामा का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 3 गामा प्लस गामा एफ इक्वल टू बच्चा पार्टी 4 प्लस क्या हो गया एफ हो गया, 4 प्लस एफ हो गया। इसको इधर लाओ तो गामा एफ ये आएगा तो क्या हो गया -4। यहां से एफ को एक तरफ, भैया हमें एफ चाहिए, एफ को एक तरफ कर लो, ये -3 गामा भाई साहब इधर है। एफ को कॉमन लोगे बच्चा पार्टी तो गामा -1 4 माइनस क्या हो गया 3 गामा, तो यहां से एफ की वैल्यू 4 - 3 गामा अपन क्या आया गामा माइनस क्या आया 1 आया। ठीक, बताओ कौन सा आंसर, तो यहां से ये देखो चौथा आंसर 4 - 3 गामा अपन गामा -1। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चा पार्टी, ये भाई साहब कह रहे हैं टू एक्सप्लेन द थ्योरी बोहर्स मॉडल। बोहर्स को साहब को यूज करने के लिए क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mv क्या है यार, क्योंकि भैया टार्क क्या होता है 0। जब टार्क नहीं लगेगा तो एंगुलर, अरे यार जब एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, और जब टार्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है उस केस में टार्क की वैल्यू क्या होता है 0 बच्चा पार्टी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, क्या होगा कंजर्व। क्वेश्चन नंबर जरा हम बात करते हैं 46 की, गौर फरमाइएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं ए डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating about axis when a particle is dropped at its rim। rim means क्या होता है किनारे। the angular speed become half। यार ये बताओ, ये देखो ध्यान से, ये भैया डिस्क है तुम्हारा, जब डिस्क है रेडियस r है मास m है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होता है mr²/2 होता है। ठीक, यार ये बताओ, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ध्यान देना ओमेगा से रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट कर रही थी बच्चा पार्टी, इधर देखिए इधर देखिए, जब ये रोटेट कर रही थी, अरे भाई रेडियस आर होगा मास एम होगा। ठीक, अब यहां पे एक मास जो है इस एम डैश जेंटली आकर के गिर गया। जेंटली का मतलब जानते हो, जेंटली का मतलब होता है एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा, और भैया एक्सटर्नल टार्क नहीं लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी कंजर्व होगी। यानी जानते हो एंगुलर मोमेंटम यहां क्या होगा I1 ओमेगा 1, यहां बोलो क्या होगा I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। और देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे ही वो मास जो है इस पे गिरेगा तो टार्क नहीं लगेगा, टार्क तो नहीं लगेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व। लेकिन कह रहा है एंगुलर स्पीड क्या हो गई आधी हो गई। ये मान लो ओमेगा है तो ये क्या हो गया ओमेगा/2 हो गया। यार ये बताओ, यहां पे केवल डिस्क है, केवल डिस्क है तो कोई मुझे बताएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होता है mr² क्या होता है 2 होता है, बोलो यार। अब यार जब यहां पे और मास m डैश आके अटैच हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा चेंज होगा। निकालते हैं, ये भाई साहब डिस्क डिस्क ही रहेंगे, अरे भाई डिस्क स्फीयर थोड़े बन जाएगा, तो यहां से m²/2 तो रहेगा ही रहेगा। ये देखो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो आपने मास को ड्रॉप किया m डैश बेटा सेंटर ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस r है, इन भाई साहब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m डैश क्या होगा r²। भैया इसको क्या कर दो बराबर कर दो, भन्न से तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, लिखा जाए तो यहां से mr²/2 इंटू बोलो बेटा क्या है ओमेगा है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा देखो यहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 तो था ही, ये जो मास अटैच हुआ m डैश r², मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बढ़ गया। यार ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो भैया ओमेगा तो कम होगा ही होगा, इसलिए तो ओमेगा आधा हो रहा है, इसलिए ओमेगा आधा हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या किए
जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू बोलो क्या है बच्चा पार्टी, इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा बाई 2। खटाक से सॉल्व करो और फन से आंसर बताओ। तो यहां से बच्चा पार्टी ये देखो ओमेगा का ओमेगा के सफाया हो गया, 2 का 2 से सफाया हो गया, एम आर स्क्वायर, इधर देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से एम डैश बोलो आर स्क्वायर, इधर लाओ। तो यहां से एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम डैश आर स्क्वायर। ये देखो एक में से आधा गया था, एम आर स्क्वायर बाई क्या होगा 2 एम डैश आर स्क्वायर। भाई साहब तो यहां से एम डैश की वैल्यू बोलो क्या आया, एम बाई क्या आया 2 आया, क्या आया एम बाई क्या आया 2 आया। ठीक है, इस तरह से बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन को बेटा क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो 46 का आंसर बोलो क्या है एम बाई 2। ठीक है, तो आंसर बोलो क्या होगा एम बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट भाई साहब देखो क्या बोल रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इंडियम है। तो यहां से जर्मेनियम बेटा बोलो क्या है सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, यार ये बताओ अगर एनर्जी बैंड की बात करें, यहां बेटा बोलो क्या होता है बैलेंस बैंड, और यहां बोलो क्या होता है कंडक्शन बैंड। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है भैया ये कोई बैंड उंड नहीं होता यार। एक मान लो रूम तुम्हारा यहां है और दूसरा रूम यहां पे, एक रूम तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरा रूम तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पे, उस दोनों रूम के बीच का जो हाइट है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड बोलते हैं। ये तुम्हारा बैंड ये है, बैंड ये है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यार ये बताओ जब ये कंडक्टर होगा तो यहां से भन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से जाएंगे, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं। सीबी और वीबी बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ये वैल्यू थोड़ी बहुत होती है, नॉन कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा होता है, यहां से कूदेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में मॉडरेट विड्थ का क्या होता है फॉरबिडन, यहां कोई चौड़ाई नहीं है, ये एनर्जी का सिंपली बोलो क्या है डिफरेंस है, बैरियर है एनर्जी का। ठीक है, तो आंसर बोलो बेटा क्या होगा बच्चा पार्टी, यह है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन बैंड बिंग स्मॉल एंड क्या होगा नैरो, किसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए, वाइडर किसके लिए होगा नॉन कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो यहां से फॉरबिडन वाला है। 48 देखो बच्चा क्या कह रहा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पहले बात तो देखो भैया ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जराओ चलो सबसे पहला काम मुझे आता है टार्क, टार्क इक्वल टू क्या होता है एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा सबको आता है। दूसरा एनर्जी एम डॉट बी सबको आता है, मैस एम डॉट बी कॉस थीटा सबको आता है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा टार्क आपका हो गया एम बी क्या हो गया साइन थीटा, एनर्जी बोलो क्या है एम डॉट बी होता है, एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, अभी तुम्हारा बोलो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो एक्सियल पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है, तो ये क्या हो गया एक्सियल 2 टाइम्स, इक्वेटोरियल की फील्ड बेटा क्या होती है हाफ होती है, तो ये एम ये बोलो क्या हो गया 2m। तो यार ये बताओ डी का ए का बोलो क्या हो गया थर्ड हो गया, बी का बेटा क्या हो गया 4 हो गया, सी का बोलो क्या हो गया 2 हो गया, और डी का बच्चा पार्टी 1 हो गया। तो 48 का आंसर बोलो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, क्वेश्चन ऑफ 49 जरा देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऑफ 49 में देखिए A long cylindrical tube है, the water level is adjusted and the air column above it is made to vibrate in unison with a vibrating tuning fork of wavelength kept at the opening. Maximum sound is heard when the air column length। यार ये बताओ
ये हमारे पास आर्गन पाइप है, ठीक है बेटा। इसमें जब लिक्विड भर दोगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, दिस बिहेव विल बी, बोलो क्या, क्लोज्ड आर्गन पाइप, क्लोज की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा रेशियो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो सिंपली यहां से कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखो यहाँ से 1 3 5 7 9, तो 49 का आंसर बोलो क्या होगा, सेकंड। ये कैसा बिहेव कर, इट बिहेव एज ए, बोलो बेटा क्या है, क्लोज आर्गन क्या है, पाइप है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन और 50, जरा ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है। यहां से ए वेसल हुज बॉटम हैज, बेटा लिखा हुआ है, ए वेसल हुज बॉटम हैज होल ऑफ डायमीटर 0.1 मिलीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर, डेंसिटी वाटर की वैसे भी आपको पता होती है, न दिया हो तब भी आप ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। टेंशन बेटा ये दिया हुआ है, द मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट क्या है, लिखे यार ये बताओ। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, है ना बेटा, H इक्वल टू बोलो क्या है, 2T अपान रो आर जी, ये बेटा आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आर बोलो क्या होता है, रेडियस। लेकिन ये बताओ यहाँ पे डायमीटर दिया गया है बेटा, डायमीटर की वैल्यू बोलो कितना दी गई है, 0.1 मिलीमीटर क्या दिया है, डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ डायमीटर का हाफ कर दो, तो 0.1/2 कर दो, तो यहां से 1 आप तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.05 बोलो क्या हो गया, मिलीमीटर। ये बेटा तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है। जी की वैल्यू 10 ले लो, सरफेस टेंशन की वैल्यू बेटा दिया गया है कितना बोलो, 7.5 इंटू 10⁻²दिया गया है, और डेंसिटी 9 भी दिया हो तब भी वाटर का कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। यार ये बताओ, टेंशन सरफेस टेंशन एसआई में लिया है आपने जी, तो आर को भी क्या लेना पड़ेगा बेटा, एसआई सिस्टम में क्या है आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली टू सरफेस टेंशन की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻, बेटा क्या है, -2 हो गया। डेंसिटी 10⁻³ है। रेडियस देखो 0.05 मिलीमीटर, तो यहां से बोलो 0.05 इंटू 10⁻³ क्या हो गया, मीटर हो गया। जी की वैल्यू बेटा क्या हो गया, 10। ये देखो ये +10 -10 बेटा +3 -3 बेटा गायब हो गया यहाँ पे, है ना। जरा ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 7.5 इंटू 2, ये देखो 15 इंटू 10⁻, क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो यहां से जरा नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या है यहां से, तो पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहां से आपका मिलेगा, दिस विल बी 30, एच की वैल्यू हो गया 30 इंटू 10⁻, बोलो क्या है, -2, है ना। तो यहां से 0.5 हो गया तुम्हारा, तो यहां से क्या हो गया 30, ये वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये बोलो किस में आएगी, मीटर में, किस में आएगी, मीटर में। यार ऑप्शन दिया है सीएम में, तो कुछ मत करो, मीटर में 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट की वैल्यू क्या आई, 30 क्या आई, सेंटीमीटर। आंसर बोलो बेटा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से बेटा आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन क्या हो गए, डिस्कस हो गए। आप देख लीजिए, कहीं भी बेटा डाउट हो उसको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। और टेस्ट पेपर आप देते रहिए, नंबर बेटा कम ज्यादा है कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जब भी आपका टेस्ट को तैयारी करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।